मैं दिनेश साहू सर माँ पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। अभी हमारा जो चल रहा है सुबह 9 बजे एमपी पुलिस की ओल्ड पेपर का सीरीज चल रहा है और अभी तक हमने पिछले 7 पेपरों को कवर कर लिया है। 8वां पेपर हम कवर कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट भी हम कवर कर चुके हैं। अभी हम दूसरा पार्ट कवर करने जा रहे हैं। जिन्होंने इससे पहले के पार्ट को कवर नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है पूरा का पूरा पेपर। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जैसा कि क्वेश्चन का पहला कथन दे रखा है, ये कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। इसका ये कथन पहला वाला आ नहीं पाया तो हमने यहाँ लिख दिया है। तो देखिए, पहला कथन कह रहा है आपको सभी टमाटर सब्जियां हैं। तो आपने देखा पूरा का पूरा जो वेजिटेबल्स है इसको हमने कहा सभी ऑल टोमेटो जो आपके हैं उनको आपने वेजिटेबल्स के अंदर रख दिया है। दूसरा कथन कहता है सभी कुछ सब्जियां फल हैं। तो कुछ आपने क्या किया, सब्जियों का पार्ट फ्रूट बना दिया, फल बना दिया, ये बन गया इधर फ्रूट्स बना दिया। अब देखते हैं पहला निष्कर्ष, जिसमें बोला गया है कि कुछ टमाटर फल हैं। तो क्या टोमेटो का हिस्सा फ्रूट के अंदर जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। फ्रूट्स के अंदर इसीलिए नहीं जाएगा क्योंकि इसका हमें क्लियर नहीं है। फल के अंदर बिल्कुल नहीं जा सकता, इसीलिए हमारा गलत हुआ। फिर दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, तो कुछ फल टमाटर हैं। क्या फल का कुछ हिस्सा टमाटर के अंदर जाएगा? तो ये भी क्लियर नहीं है। ये क्लियर जब नहीं होता है तो हम इसको गलत मानते हैं, रॉन्ग मानते हैं। तो आपने देखा ये दोनों की दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं। तब यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी बनेगा। द नंबर पर ना तो पहला निष्कर्ष करता है ना ही दूसरा अनुसरण करता है। तो दोनों की दोनों निष्कर्ष में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन दे रखा है हमें नेक्स्ट, मैनेजर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से ऐसे पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है कि शब्द में जर हमेशा साथ आएगा। तो देखिए, जर हमेशा आएगा। तो हमने ये देखा कि टोटल हमारे जो वर्ड हैं ये कितनी है, 4। इस पूरी को अगर हम 1 मान लें तो ये टोटल हमारे 5 बनते हैं। तो 5 बनते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर फैक्टोरियल 5। अब चेंज कितने नहीं हो रहे हैं, तो इसमें 3 चेंज नहीं हो रहे हैं, तो फैक्टोरियल 3 हम लिखेंगे। ये 3 वर्ड हमारे चेंज नहीं हो रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि 3 नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसे कितने वर्ड हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपने देखा ए और ए, ये ए जो आपका 2 बार रिपीट हुआ है, तो एक वर्ड 2 बार रिपीट हुआ तो फैक्टोरियल 2 आपने ये नीचे लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, केवल इस फैक्टोरियल को ओपन कर देना है। तो देखिए, फैक्टोरियल 5 को अगर आप ओपन करेंगे तो ये हमारा जो निकल कर आएगा 5 4 3 2। 1 लिखने का कोई अर्थ नहीं है। फिर फैक्टोरियल 3 को खोला गया तो 3 गुणा 2। इस 2 को खोलेंगे तो 2 गुणा 1। 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया। अब हमें क्या करना है, ऊपर दी गई संख्याओं का सभी का गुणा कर देना है। तो जैसे ही हम गुणा करते हैं, 5 का 4 गुणा 20, 60, 180, 180 का 3 गुणा कर दिया हमने, ये बन गया 360। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो हमें ये पहचानना है इसमें गलत क्या दे रखा है। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग से देखते हैं, 2 3 5 7 9। हमें देखने पर ये पता चलता है कि ये पूरी की पूरी अभाज्य संख्याएँ हैं, लेकिन ये जो है ये हमारी भाज्य संख्या दे रखी है, इसमें 9। इसके बाद भी हमें अभाज्य संख्या दे रखी हैं, पूरे के पूरे प्राइम नंबर से हैं इस 9 को छोड़ करके। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें 9 हमारा अलग है, ये जो हमारा कंपोजिट नंबर दे रखा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है हमें लुप्त अक्षर या अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले हम इस श्रृंखला को इस पर लिख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन के अंदर पूरा का पूरा पैटर्न बन रहा है। तो हमने देखा इसके अंदर मेज क्या कर रहा है, RRS, यहाँ से हमने इसको तोड़ दिया, RR फिलिंग द ब्लैंक्स ST, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ टी पुट किया गया तो आपने देखा SSR फिर RR, तो यहाँ क्या आएगा ST। ये वाला एक पैटर्न बन रहा है, ये वाला तो ये भी कहीं ना कहीं बीच में रिपीट हुआ है, ये फिर से रिपीट होगा। तो देखिए SSR, तो यहाँ भी क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग
यहाँ आर आएगा तो आर एस टी, ये पूरा का पूरा पैटर्न बन गया। तो यहाँ भी क्या आएगा फिर एस आएगा लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है। हो सकता है आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो होते हैं डिसऑर्डर कर देते हैं। आप इसे क्या कर सकते हैं, एक बार रिवाइज करके दोबारा से देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर ये पैटर्न जो बन रहा है, इसीलिए मैंने अलग अलग कलर का यहाँ पर यूज़ किया है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। हमें इसमें गलत संयोजन पहचानना है। देखिए, 1 का 2 गुना कर दिया 2, 2 का 2 गुना किया 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16 और 16 का 2 गुना करेंगे तो 32 मिलेगा। क्या मिलेगा? 32। लेकिन दिया क्या है? 48। तो ये हमारा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें गलत दिया गया था, तो ये हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खास कोड भाषा में ट्रेंस वर लेट को राकस सोंग फ्रॉक लिखा जाता है और डोंट वी लेट को विंक ड्रूम सोम लिखा जाता है। तो लेट को कैसे कोडित किया जाएगा? तो इसमें हमें लेट का हमें कोडिंग बताना है। तो सबसे पहले हम इनको एक डिसऑर्डर क्रम करके लिख लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, इन दोनों कोडिंगों के अंदर हमारा क्या मैच कर रहा है? लेट मैच कर रहा है। और इस तरफ अगर देखेंगे तो इन दोनों कोडिंगों के अंदर क्या मैच कर रहा है? सोम। तो आंसर क्या हो जाएगा? लेट के लिए जो कोड किया गया है सोम। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है ए इसका सही आंसर है 38 क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों में कुछ समूह दिए गए हैं, उन सभी में केवल एक को छोड़कर आम समानता में है जबकि एक अलग है। तो हमें ये पहचानना है इसमें से अलग क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें सभी के सभी वोवेल दे रखे हैं, अंग्रेजी के स्वर दे रखे हैं। तो स्वर होते कितने हैं? 5। ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं। तो हमें ये देखना है इसमें ऐसा क्या है जो अलग है। तो अब देखें, पहला ऑप्शन ये लगातार मिला हुआ है, ए के बाद ई। दूसरा ऑप्शन आई के बाद ओ, ये लगातार क्रम में मिल रहे हैं हमें। फिर तीसरा ऑप्शन ए के बाद आई, ये जंप लगाकर आया है। और फिर लास्ट में देखते हैं ई के बाद आई। तो देखिए, इन 3 ऑप्शनों में लगातार हमें क्या है? स्वर मिल रहे हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में एक जंप लगा करके जा रहा है, ये एक इस वाले स्वर को छोड़ते हुए जंप लगा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर है, क्योंकि इसमें यही एक अलग है, बकाया 3 आपकी सेम है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो मध्य प्रदेश राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे पंडित रवि शंकर शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये जो है 1 नवंबर 1956 से लेकर के 31 दिसंबर 1956 तक ये बने थे, या कह सकते हैं इनका कार्यकाल रहा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, यदि निम्न 2 वर्ग अति व्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प बनता है? अति व्यापित का अर्थ ये होता है, इस पूरे को उठा करके हमने इसके ऊपर लगा दिया। तो देखिए, ये जो है यहीं पर रहेगा। तो आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन में बिल्कुल है, ये वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो आप देखते हैं कौन से ऑप्शन में हो रहा है ऐसा? इन 2 ऑप्शनों में हो रहा है, यानी आपके ये 2 ऑप्शन तो आपके अपने आप ही गलत हो गए। अब तीसरा ये जो है इसी क्रम पर रहेगा। तो आपने देखा ये कहाँ रह रहा है? फर्स्ट में, और ये लास्ट में इसके अंदर। तो अब ये 2 ऑप्शन आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं। यहाँ इस बुक के अंदर ये वाला ऑप्शन गलत दे रखा है, जबकि इसमें एक जैसे सेम छाप दिए हैं। जबकि आप पेपर में देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 8 से ही 7/8 से कम है? तो ये जो है इसको हम 8 का भाग 7 में लगा देते हैं। जैसे आपने देखा तो ये निकल कर आएगा 8.875, या लिख सकते हैं 8.88। ये तो हो गया हमारा ये वाला। इससे कम होना चाहिए तो हम इनको क्या है, इन भिन्नों को फ्रैक्शन में पॉइंट में बना देते हैं। 10 का भाग लगाया तो ये निकल कर आएगा 8.9। तो आपने देखा ये वाला भिन्न तो आपका बड़ा निकल रहा है। अब देखते हैं दूसरे का जैसे हम डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा 8.888, इस तरीके से निकलेगा, यानी इससे भी ये बड़ा है। तो ये दोनों तो बड़े हो गए, तो ये हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। अब हम तीसरे को चेक करते हैं। 9 का इसमें देखा तो 9.11 दे रहा है, ये भी बड़ा हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? ये बचा,
हम चाहें तो इसका डिवाइड करके देख सकते हैं, तो ये आएगा हमारा 8.6। यही हमारी छोटी संख्या में मिल रही है और हमें यही पता करना था कि इन चारों ऑप्शनों में इससे छोटा कौन सा ऑप्शन है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है हमें, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी। तो देखिए ये जो आकृति है इसके अंदर आपकी लाइनिंग दी गई है, इसमें लाइनिंग गायब कर दी गई है। तो इसी प्रकार से ये जो आकृति दी गई है इसकी हमें लाइनिंग केवल गायब कर देनी है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। तो आपने देखा ये जो आकृति बनी है ये पास में यहाँ बन गई, ये वाली आकृति को यहाँ बना दिया। तो अब नए चित्र के अंदर आप देखेंगे ये यहाँ पर है तो इसको ऐसे बना देंगे और ये यहाँ पर है तो इसको ऐसे बना देंगे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है इस प्रकार से। तो हमारा जो बनकर आ रहा है, सॉरी इस प्रकार से, ऐसे और ऐसे, क्योंकि इसको जस्ट ऐसे ही रखना है, केवल इनके तीर बदल देना है। जैसे इसके तीर बदल दिए गए हैं इसी प्रकार से इसके एरो के तीर बदल देना है। तो आपने इसके ही बदल दिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। तो आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे हल करें, ये दे रखा है हमें। तो सिंपली हमने क्या किया, सबसे पहले 5 और 2 को जोड़ दिया, तो ये आ गया हमारा कितना निकल कर 7। अब हमारे पास बचा क्या है, 3/4 प्लस 1/2। इन दोनों को हम जोड़ करके सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया तो ये 7 अपनी जगह पर है। ये हो गया हमारा एलसीएम कितना 4, ये निकल कर आएगा 3 और 2। इस भिन्न को सॉल्व कर लिया तो ये निकल कर आएगा 7 5/4, यानी 7 से ही 5/4 प्लस x बराबर 10 से ही 1/8। अब इस पूरी वैल्यू को इधर भेजेंगे, तो आपने जैसे इधर भेज दिया तो ये हो गया हमारा कितना 81/8 माइनस ये हो जाएगा हमारा 28 + 5 यानी 33/4। इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम हमारा कितना आ गया, फिर से 8 आ गया। आपने देखा कि इसमें क्या है, डिवाइड करेंगे 8 से तो यही 81 आने वाला है, माइनस 4 से डिवाइड किया 2 बार, 33 का 2 गुना 66। इसे सॉल्व कर दिया हमने। सॉल्व करने के बाद ये वाला माइनस करने पर बचेगा कितना 15/8। 15 का भाग लगा दिया, एक बार चला गया, रिमाइंडर 7/8, यानी ऑप्शन नंबर ए निकल कर हमारा आ गया। देखिए आप इसे अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है कि भिन्न के क्वेश्चनों को कैसे करना है। वहाँ मैंने शॉर्ट मेथड बताया इसको करने का, क्योंकि यहाँ तो पॉसिबल है नहीं कि हर एक स्टूडेंट को यहाँ पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया जाए। वहाँ पर पूरा का पूरा आपको दे रखा है कि शॉर्ट में कैसे करना है। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो है नहीं, छोटा सा वीडियो, आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि y का 90%, तो y का आपने 90% लिख दिया, बराबर कितना x है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो आपने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो आपने देखा कि x/y, तो यहाँ आ गया आपका 9/10। हमें ये चेक करना है कि x का कितना प्रतिशत y है। तो x का जिस पर का लगा दिया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है, तो आपने लिखा 9, और ये जो है वो कितना है 10 है, और गुणा कर दिया 100। तो 0 से आपका ये आपका 1000 हो जाएगा पूरा का पूरा। तो हमारा ये निकल कर कितना आ गया 1000। इसका गुणा कर लिया तो 9 का डिवाइड कर दिया तो ये निकल कर आएगा हमारा 111.1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। केवल और केवल डिवाइड करना है, भाग देकर हमें ये पहचानना है कि ये आया कैसे है। केवल और केवल ये कटेगा नहीं किसी से भी, केवल गुणा कर दिया गया है। 1000 में 9 से हमने डिवाइड कर दिया तो 111.1। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर बन गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन है हमारा, सुमन ने अपने पुत्र रमेश को 500 रुपये दिए और उसने किराए वाले को 263 रुपये एवं सब्जी विक्रेता को 149 रुपये देने का कहा। तो रमेश के पास कितने रुपए बचे। देखिए अगर ऐसे भी क्वेश्चन एमपी पुलिस में आने लगे तो हर किसी का सिलेक्शन हो जाएगा। ये पता नहीं कैसे उन्होंने डाल दिया। आप रमेश को 500 रुपये दे करके भेजा जाता है और उससे बोला जाता है कि इतने रुपए किराने पर और इतने रुपए सब्जी पर। इन दोनों को हमने जोड़ लिया, इतना खर्च कर दिया उसने। जैसे हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये निकल कर आएगा 2 1 4 412 रुपये आप खर्च कर दिए। थे कितने उसके पास 500। जैसे ही आपने माइनस किया तो कितना बचा, रमेश के पास जो है 88 रुपये बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। देखिए इतने सिंपल क्वेश्चन आते नहीं, पता नहीं ये कैसे डाल दिया। अगर इतने ही सिंपल आने लगे तो हर किसी का सिलेक्शन हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि हो,
ऐसे आएँ, आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपका आया है। प्रीवियस पेपर आप जितने भी देखेंगे सभी के अंदर ये क्वेश्चन आया है। लगभग आपके 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर किसी एग्जाम के अंदर मैच हुए हैं। तो ये क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता है, केवल और केवल आपको वर्डिंग मिलानी होती है, एक एक स्पेलिंग को चेक करना होता है। जैसा कि ये ऊपर दे रखा है, अब ऐसा ढूंढना है आपको नीचे के दिए गए 4 ऑप्शनों में। यहाँ पर एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, ऐसे 3 ऑप्शन और होते हैं इसमें। तो ये 4 ऑप्शन के अंदर आपको ये मैच करना होता है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इससे मैच नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो 4th वाला ऑप्शन है वो इसमें मैच नहीं कर रहा है। ये फर्स्ट नंबर है, ऐसे इसमें 4th वाला नंबर है वो मैच नहीं कर रहा है। जिसको उसने ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर लिखा हुआ है, आ पर लिखा हुआ है, तो आंसर होगा इसका आ वाला। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन आपको बड़ी ही आसानी से किए जा सकते हैं, क्योंकि कितना भी लिख ले बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या दे रखा है। एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का योग 8 है। तो सबसे पहले तो जोड़ने पर उनके अंकों का योग जो है 8 गुना होना चाहिए। तो आपने जैसे ही जुड़ा ये 5 हो गया, 5 का 8 गुना कितना होता है 40। तो जुड़ने पर 5 हुआ, 5 का 8 गुना 40 हो गया। अब इसमें से आप 45 माइनस करेंगे, क्या संभव है? 45 घटेगा ही नहीं, तो आपका ऑप्शन पहला गलत हो गया। या सिंपली तरीके से ये समझ सकते हैं हम कि 45 घटाने पर उसका प्रतिलोमित बनेगा। प्रतिलोमित का अर्थ ये होता है उल्टा, अपोजिट बनेगा। जैसे आप 23 में से 45 घटाएंगे तो 32 आने वाला नहीं है। 27 में से अगर आप 45 घटाएंगे तो आपको 27 से छोटी संख्या मिलेगी माइनस में, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। यानी यहाँ से आपको देखकर यही पहचान में समझ में आ रहा है कि 45 घटाने वाली संख्या हमारे पास केवल क्या बची हुई है? 72। तो आप देखिए, समझते हैं 72 में से 45 अगर घटा दें तो बचेगा कितना? तो बचेगा आपका 27। और भी दी गई बातों को समझ लेते हैं। ये हमारा आंसर तो बिल्कुल सही है। इसमें दी गई और बातें इतनी सारी लिखी हैं, इनका अर्थ क्या है? तो देखिए, वो घुमाना चाह रहा है आपको क्या, कि सबसे पहले इन दोनों का योग कितना होगा? 9। 9 का 8 गुना कितना होगा? 72। तो 72 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। इसमें से अगर आप 45 घटाएंगे तो आपको उसी संख्या का अपोजिट वर्ड मिल जाएगा। तो यही मिल रहा है। देखिए, 72 से आपने 45 माइनस किया तो इसका अपोजिट क्या मिल गया? 27। तो आंसर सही क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि संख्या आपके पास जो थी वो 72 थी। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। पी का 17%, तो पी का 17% बराबर क्यू का 13% के बराबर है। तो ये 13% है। तो आपने देखा पी बटा क्यू का जो मान निकल कर आएगा वो 13/17। बस जल्दबाजी में बच्चे यही गलतियां कर जाएंगे, आंसर लगा जाएंगे 13/17, 13:17। लेकिन ये आंसर नहीं है। उसने पूछा है क्यू अनुपात पी का मान, यानी कि क्यू का मान पहले आना है, यानी 17/13। ये क्यू है, ये पी है। इस प्रकार से हमें आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर एक पेपर के अंदर आपने 1 या 2 क्वेश्चन आपको औसत के, एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। इसको उसमें हो सकता है 2 दिए हों, ये वाला भी औसत का दे दिया है। आगे वैसे लास्ट में हमेशा इसमें मिल रहा है, जितने भी पेपर आप देखे हैं पुराने उन सभी के अंदर। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। भाषा पर आधारित क्वेश्चन है। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो बहुत ही ईजिली तरीके से आपका सेकंडों में आंसर दे सकते हैं इसका। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। नए औसत का ज्ञात करने की नया औसत ज्ञात करें जबकि सभी 3 संख्याएं प्रत्येक से 3 कम हो जाए। तो ध्यान रखें, कितनी भी संख्याएं हो हमारे पास, अगर उनका औसत दे रखा है और सभी संख्याओं से अगर आप किसी संख्या को घटाते हैं तो उसके औसत में उतनी ही कमी हो जाती है। तो 27 से आपने 3 माइनस किया तो आंसर क्या आया? 24। बिल्कुल सही है। अब दिमाग में ये आया होगा हमारे मन में कि अगर जोड़ दें तो क्या होगा? तो बिल्कुल, अगर सभी संख्याओं में जोड़ा जाए तो उसके औसत में भी हम जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से अगर सभी संख्याओं में गुणा किया जाए तो उसके औसत में भी गुणा कर देते हैं, और सभी संख्याओं में अगर भाग दिया जाए तो उसके औसत में भी भाग दे दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हुआ है वो है ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह संख्या कौन सी है जिसका 12% 252 है? तो देखिए, 12% का वैल्यू दे रखा है हमें 252। 12 से हमने जैसे ही डिवाइड किया तो चला गया 2 बार और 1 बार।
1% का जो वैल्यू निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है 21। और हमें निकालना है 100% का वैल्यू, 2 जीरो बढ़ा देना है सिंपली 2100। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज बी ए से 2 गुना बड़ा है, तो ये ए है ये बी है। अगर ये x वर्ष का होगा तो ये 2x का हो गया। 10 वर्षों में ए बी की आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद अगर आप देखते हैं 10 वर्ष निकलने के बाद तो इनकी आयु के अनुपात 2:3 हो जाते हैं। तो सिंपली क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 3 का इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x + 30, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4x + 20, इस 3x को इधर भेज दिया तो x, इस 20 को इधर भेज दिया 10, x का वैल्यू निकल कर आया 10। हमें b की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो v की वर्तमान आयु कितनी मानी थी 2x, तो आंसर आएगा आपका 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। ए कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, तो ए नाम का व्यक्ति केवल 15 दिनों में कर सकता है और बी अकेला उस काम को जो है 10 दिनों में कर सकता है। तो ऐसे प्रश्न में हम एलसीएम ले लेते हैं। ये आ गया कितना 30, 15 से डिवाइड किया 2 इसकी कार्य क्षमता आ गई और 10 से डिवाइड किया 3 इसकी कार्य क्षमता आ गई। अब ए नाम का जो व्यक्ति है प्रारंभ में 5 दिन तक कार्य करता है, तो एक दिन में ए नाम का व्यक्ति कितने काम कर रहा है 2, 5 दिन तक करेगा तो टोटल कितने काम कर लेगा 10 काम कर लेगा। अब बी नाम का व्यक्ति शामिल हो जाता है, तो देखिए जब बी नाम का व्यक्ति शामिल होगा तो एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 5। एक दिन में अगर ए और बी दोनों काम करते हैं तो ये दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। अब हमने देख लिया कि काम हमारा कितना हो चुका है 10 हो चुका है। अब कितना काम और करवाना है, तो हमारे पास कार्य बचा हुआ है शेष कितना 20, और ये 20 काम किससे करवाना है 5 की कार्य क्षमता से, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो आपने जैसे ही डिवाइड किया तो ये निकल कर आएगा 4 दिन। तो 4 दिन तो ये हो गए और 5 दिन ये हो गए। हमसे ये पूछा गया कि कुल समय कितना लगा, कुल दिनों की संख्या कितनी है ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा टोटल समय लगा है 9 दिन, क्योंकि ए अकेला 5 दिन कार्य करता है और ए और बी दोनों मिलकर 4 दिनों तक कार्य को करते हैं। तो कुल मिलाकर हमें 9 दिन का समय लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं इसी प्रकार से एक और प्रश्न दे रखा है। ए किसी काम को 15 दिनों में, तो ए नाम का व्यक्ति 15 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो आपने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया आपका 60, डिवाइड किया 4 बार और 3 बार। दोनों 6 दिनों के लिए कार्य करते हैं, दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। तो देखिए एक दिन में जो कार्य कर सकते हैं ये दोनों मिलकर 7 और 6 दिनों तक करेंगे तो 42 काम को ये निपटा देंगे। अब शेष कार्य कितना बचा है हमारे पास 18 कार्य शेष बचा है और कितने कार्य का 60 का। तो हमने इसको 6 से या चलो 6 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो ये 3 रह गया और ये रह गया हमारा 10। तो आंसर आएगा 3/10, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, इतना कठिन है नहीं, टफ है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पढ़ते हैं इसको। अशोक ने एक उपहार वस्तु खरीदी, मान लिया x रुपये में खरीद कर वो लाया होगा। उसने 110 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए, तो 110 रुपये हमने और जोड़ दिए। अब उसके बाद वह भूषण को उसके 20% लाभ पर बेच देता है। देखिए 20% लाभ जो होता है आपका, थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू बता देता हूँ एक बार, जिसको हमें ध्यान रखना है। जैसे ये 20% लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे 20/100, कैंसिल कर दिया तो ये निकल कर आएगा 1/5, यानी 5 रुपये का सामान था, लाभ पर बेचा है तो 6 रुपये में बेचा गया होगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू है। अभी तो मैंने इसका परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाया नहीं है, परसेंटेज में थोड़ा सा मैंने बेसिकली बताया हुआ है। ये ट्रिकें चल रही हैं उसके अंदर मैंने बता दिया है। मैं इन फ्यूचर आगे आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट में फ्रैक्शन में चेंज करना बताऊंगा, जब आपकी ट्रिक्स खत्म हो जाएंगी उसके अंदर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं इसकी वीडियोस को कि कैसे आपको चेंज करना है फ्रैक्शन वैल्यू को। मैं उसमें चेंज करना आपको समझा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले हमने फ्रैक्शन वैल्यू लिख दिया, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को बहुत ही तेजी से कर सकते हैं। अब जो बेचा गया तो भूषण ने उसको चरण को जब बेचा 10% की हानि पर बेचा, तो आपने देखा 9 रुपये का बेचा गया जो 10 रुपये का सामान था। और भी आगे चलते हैं। अब चरण ने उसी को 10% के लाभ पर बेचा, तो 11 रुपये में बेचा कितने का सामान 10 रुपये का, और तब जाकर उसे जो रुपये मिलते हैं वो कितने मिलते हैं 1188 रुपये मिले, 1188। तो हमें इसको क्या करना है सॉल्व कर देना। जैसे हमने 11 से इसको डिवाइड किया तो 11 एकम 11 और 0 8, 108 आएगा। ये ऐसा नहीं कि आप 18 लग जाए, नहीं तो गलत हो जाएगा।
तो आपने 9 से फिर से कैंसिल किया तो ये 12 बार चला गया, इसको इससे कैंसिल कर दिया 2 बार। तो अब हमारे पास बचा क्या है, x + 110 इज इक्वल टू, इसका हमने गुणा कर दिया, कितना आ गया हमारा 100, 500, 500 का 2 गुना 1000, 1000 ये आ गया। 1000 से हमें 110 माइनस करना है, ये वाला 110 माइनस जैसे ही करेंगे तो ये निकल कर आएगा 890। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर है, 890 ऑप्शन नंबर दूसरे पर दे रखा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो आपने देख लिया x - y, ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है, 14 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर धारा के साथ चलती तो x + y का जो वैल्यू निकल कर आता वो 22 निकल कर आता। अब ऐसे में अगर आपसे क्या पूछ रहा है, धारा की चाल पूछ रहा है, तो धारा की चाल के लिए हम y का जो वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का जो अंतर है हमारा, ये निकल कर आएगा 8। तो इसमें डिवाइड कर देते हैं 2 का, तो ये निकल कर आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, अगर ये y का मान निकाला है तो कैसे निकाला है। देखिए आप इसे विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। इसमें से इसको माइनस किया, ये कैंसिल हो गया, इसको इसमें से माइनस करेंगे, माइनस का आएगा आपका 2y और ये आएगा माइनस का 8। तो इसको कैंसिल कर दिया माइनस को माइनस से, तो ये आ गया। विलोपन विधि से हम हल कर सकते हैं, बट इसकी डायरेक्टली जो आपकी ट्रिक होती है उसमें आपको ध्यान ये रखना है, अगर धारा की चाल पूछी है इन दोनों का अंतर बटा 2 आंसर आ जाएगा धारा की चाल का। अगर नाव की चाल पूछी होती तो इन दोनों को जोड़कर 2 का डिवाइड कर दिया होता। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को 20% की वृद्धि की जाए तो त्रिकोण के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कितना बढ़ेगा। तो देखिए ये आपको, अगर आपको डिटेल में समझना है तो ट्रिक्स जो चल रही है आपकी परसेंटेज की उसके अंदर डला हुआ है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसके बाद प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, उसके अंदर ट्रिक्स जो डली हुई है परसेंटेज की, उसके अंदर इसका पूरा डिटेल में समझाया गया है। या फिर हम यहाँ समझ लेते हैं 20% की वृद्धि है तो 5 से 6 हो चुकी हैं, या ऐसे कह सकते हैं 100 से 120। तो इनको हमने काट करके 5 से 6 लिख दिया। तो देखिए क्षेत्रफल के लिए हम 2 बार लिखेंगे, 5 से 6। तो आपने देखा ये कितना आ गया 25, ये कितना आ गया 36। तो यहाँ हमें ये पता चला 25 पर कितना ये इंक्लूड हो गया 11। ये नया क्षेत्रफल है, ये पुराना क्षेत्रफल है, कितना बढ़ गया 11। हमने नीचे लिख दिया बटे में कितना 25, पुराना क्षेत्रफल लिखा जाता है, और गुणा कर दिए कितना 100 का। 25 से इसको कैंसिल कर दिया तो ये निकल कर आएगा आपका कितना 4, 4 का गुणा कर दिया 44, 11 चौक 44, ऑप्शन नंबर आपका जो बी। या कुछ हमारी ट्रिक्स भी होती हैं जैसे कि x + y + xy/100। हम यहाँ पर भी इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ये 20 अगर बढ़ रही है तो प्लस में लिखेंगे, घटती है तो माइनस में, यहाँ पर पुट कर देंगे तब भी हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है 2 रेलों की चालों का अनुपात 7:8 है, तो 7:8, इसको T1 लिख दिया, इसको T2। ये इनकी चालों का अनुपात है, यानी स्पीड का रेशो दे रखा है। हम टाइम का निकालते हैं तो ये निकल कर आएगा 8:7। या हम ऐसे कह सकते हैं कि दूसरी जो ट्रेन है हमारी 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दूसरी ट्रेन ये रही, ये 400 किलोमीटर चलती है कितने 5 घंटे में। जैसे ही हमने डिवाइड किया तो ये निकल कर आएगा कितना 80 किलोमीटर। तो यहाँ में इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये निकल कर जो आया हमारा 80 किलोमीटर। देखिए 8 यूनिट का मान 80 दे रखा है, तो 7 यूनिट का मान कितना आएगा 70, क्योंकि 8 से डिवाइड किया 10 और 10 का गुणा हमने इसमें कर दिया, तो ये आ गया हमारा 70 किलोमीटर प्रति घंटे। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है इसका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है एलसीएम निकालना है इन सभी संख्याओं का। बचपन से ही जानते हैं एलसीएम कैसे निकाला जाता है, फिर भी पूछ रहा है, आइए बता ही देते हैं इसको। आखिर सबसे पहले आपने देखा कि 3, 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा, तो ऐसी संख्या निकाल दी आपने जो निकल कर आया आपका कितना 18, 3 का 6 का और 9 का, और पी का पी, तो आंसर आएगा 18P, ऑप्शन नंबर बी। इतना खतरनाक क्वेश्चन और आंसर देने का बिल्कुल सिंपल तरीका। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या है कि जब आप पिता की आयु के अंकों का व्युत्क्रम करते हैं, यानी पिता की जो उम्र होगी उसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो आपकी क्या है पुत्र की आयु लिख जाएगी, पुत्र की आयु प्राप्त करेंगे। 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना थी, पिता और पुत्र की आयु का वर्तमान क्रम से क्या होगी।
तो देखिए सबसे पहली बात तो पिता पहले लिखा है तो पिता बड़ा होगा, पुत्र छोटा होगा। तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है जो सही बन रहे हैं? तो आपने देखा 24, पिता छोटा नहीं हो सकता, गलत। अब ये वाला ऑप्शन बन सकता है, चेक करेंगे भी। इसको देखा तो ये भी गलत, क्योंकि पिता छोटा नहीं हो सकता। यहाँ देखा आपने कि पुत्र आपका 13 वर्ष का है और पिता 31 का, तो 1 वर्ष पहले पिता की आयु देखते हैं तो 30 होगी और पुत्र की जो होगी 12। क्या ये 12 का दोगुना हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हुआ। लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा है डी। पिता की आयु अभी वर्तमान में 73 वर्ष है, 1 वर्ष पहले 72 थी और पुत्र की 1 वर्ष पहले 36 थी, तो 36 का दोगुना 72 है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। तो अब इसी क्वेश्चन के साथ आज का समय हो गया है विदा लेने का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो पहली बार देख रहे हैं, और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।